सैंडी, क्या इसका मतलब ये है कि अब सीआरएस स्कोर का कोई मतलब नहीं रहा? जब ये इम्प्लीमेंट होगा बिल, तो सीआरएस पॉइंट के बिहाफ पे नहीं, आपकी एवरीवन, वेलकम टू सैंडी टॉक्स कनाडा। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप लोगों को शायद पता ही होगा कि रिसेंटली एक्सप्रेस एंट्री ने ड्रॉ किया है, उसमें स्कोर गया है 507। 507 स्कोर बहुत ज्यादा है। दो इन्होंने एप्लीकेशंस बहुत इन्वाइट किए हैं, इस बार इन्होंने 5500 लोगों को इन्वाइट किया है, लेकिन स्कोर बहुत ज्यादा है 507। ये ऐसा स्कोर है, अगर आप कनाडा में आके स्टडी भी करते हैं, एक्सपीरियंस भी ले लेते हैं, तो भी इतना स्कोर नहीं बनता। यहाँ पे मैंने आके मास्टर्स की है, उसके बाद एक्सपीरियंस लिया था। मेरा भी मेरे टाइम पे स्कोर अप्रोक्सीमेटली 460 470 बनता था। तो मतलब 450 से 480 तक ही मुश्किल से बनता है स्कोर। 507 तो बहुत ज्यादा स्कोर है। आज हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। आपके लिए गुड न्यूज है, बिल C-19। सो मेरे अकॉर्डिंगली बिल C-19 का आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। द रीजन बीइंग, जब ये इंप्लीमेंट होगा बिल, तो सीआरएस पॉइंट के बिहाफ पे नहीं, आपकी ऑक्यूपेशन के हिसाब से आपको इनवाइट आएगा। सो मेरे अकॉर्डिंगली अगर आपकी स्किल ऐसी है जो एक्चुअल में लेबर शॉर्टेज, जो यहाँ पे स्किल लेबर शॉर्टेज है उसको फिलफिल कर रही है, तो उस हिसाब से टारगेटेड ऑक्यूपेशन के हिसाब से ड्रॉ किया जाएगा, नॉट विद रिस्पेक्ट टू कि जिसके जितने ज्यादा पॉइंट है उसके उतने ज्यादा चांसेस हैं, जो कि अब का सिनारियो है। सो चाहे आपकी फील्ड की उतनी डिमांड कनाडा में उतनी है या नहीं है, किसी और की ज्यादा है, अगर उसका स्कोर कम है तो उसको इनवाइट नहीं जाता, राइट। लेकिन अब जो बिल C-19 है उसके बारे में न्यूज आई है कि वो कब से इंप्लीमेंट होने वाला है, कौन कौन सी कैटेगरीज होंगी, किस किस को कितना फायदा होने वाला है, इस वीडियो में इसी चीज के बारे में बात करेंगे। सो चलो जी, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले यही समझते हैं कि अभी का सिनारियो क्या है। अभी हमारे पास एक्सप्रेस एंट्री है। एक्सप्रेस एंट्री में हमारे पास 3 कैटेगरीज आती हैं। पहली कैटेगरी है फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, जिसमें वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनको मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड में। उसके बाद सेकंड आ जाता है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, जिसमें वो लोग अप्लाई करते हैं जो कनाडा में है, जिनको 1 साल का एक्सपीरियंस कनाडा में है। तीसरी स्ट्रीम होती है एक्सप्रेस एंट्री में फेडरल स्किल्ड ट्रेड वर्कर। अगर आप किसी ट्रेड में जॉब करते हैं तो आप उसके अंडर एलिजिबल होते हैं। तो ये तीनों प्रोग्राम में बेसिकली आपके जितने पॉइंट हैं उसके बिहाफ पे आपको इनवाइट किया जाता है। अभी ऑल प्रोग्राम ड्रॉ हो रहे हैं। अभी जो 507 स्कोर गया है इस स्ट्रीम में ऑल प्रोग्राम ड्रॉ थे, मतलब कि तीनों जो स्ट्रीम्स हैं, तीनों जो प्रोग्राम है, इनको टारगेट किया गया था, सेपरेट नहीं था ये। तो अभी के सिनारियो में जिसके ज्यादा पॉइंट्स हैं उसको इनवाइट किया जाता है, जो कि अभी जो गवर्नमेंट को लगता है कि हमें टारगेटेड ऑक्यूपेशन ड्रॉ करने चाहिए, कि मान लीजिए इस ऑक्यूपेशन में हमें बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, अगर आपके पॉइंट्स कम भी हैं तो अगर टारगेटेड ड्रॉ आएंगे कल को तो उस हिसाब से आपको उस टारगेट कैटेगरी में इनवाइट किया जाएगा। सो ये जो है, ये डिस्कशन चल रहा था कनाडा का, लास्ट ईयर से ही चल रहा था, और इस बिल को पास किया गया था, बिल C-19 को, लास्ट ईयर, और इंप्लीमेंट करना है 2023 में। ये जो कंसल्टेशन चल रही थी, ये 8 जनवरी को कंसल्टेशन स्टेक होल्डर्स के साथ, यहाँ की और डिपार्टमेंट्स के साथ वो फिनिश हुई है। बेस्ड ऑन द कंसल्टेशन ये रिजल्ट आया कि इंप्लीमेंट होगा इसी साल 2023 में, इसलिए आपको रेडी रहना है। 2023 की स्प्रिंग की इन्होंने एस्टिमेट दी है। स्प्रिंग सीजन यहाँ पे होता है मार्च टू मई, मतलब आपके पास 2-3 महीने हैं। मार्च से मई तक हम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी तक इंप्लीमेंटेशन की एग्जैक्ट जो अनाउंसमेंट है वो नहीं हुई है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन होगी ये पता है। सो आपको रेडी रहना है उस बिहाफ पे भी, कौन कौन से चेंजेस आने वाले हैं, कौन सी कैटेगरी है, टारगेट ड्रॉ होंगे कैसे, आपको इसका कैसे बेनिफिट होगा। चलो जी, अब जंप ऑन करते हैं कैटेगरीज पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है देन प्लीज लाइक एंड कमेंट। सबसे पहली कैटेगरी है ऑफ कोर्स सिलेक्टिंग कैंडिडेट बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशन, और उनके जो सेक्टर, जो फील्ड है उसके बिहाफ पे, उसमें आपको कितना एक्सपीरियंस है। क्योंकि कनाडा में जो शॉर्टेज है, अगर आपका स्किल उस शॉर्टेज को फुलफिल करता है, आप उस स्किल कैटेगरी में आते हैं, देन ऑफ कोर्स आपके चांसेस होंगे उस टारगेट ड्रॉ में, राइट। सो वो वाली कैटेगरी आती है। कनाडा ने ये जो कंसल्टेशंस की हैं, इसमें इस चीज के ऊपर भी डिस्कशन किया गया है कि लॉन्ग टर्म शॉर्टेज कौन सी चल रही है कनाडा में। ज्यादातर जो फील्ड है उसके डेटा को एनालाइज किया गया है कि 2019 से लेके 2021 तक कौन कौन सी जो फील्ड थी जिसमें ज्यादा इनवाइट किए गए थे लोग, जिसमें ज्यादा लोगों की जरूरत है, वो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। उसमें जो प्राइमरी ऑक्यूपेशंस आती हैं उसमें आता है फूड सर्विस सुपरवाइजर्स, एडमिन असिस्टेंट्स, फाइनेंशियल ऑडिटर एंड अकाउंटेंट्स, रिटेल सेल्स सुपरवाइजर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड डिजाइनर। सॉफ्टवेयर की तो आपको पता है यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड है। आईटी और टेक की तो सेपरेट स्ट्रीम भी है इमिग्रेशन की, अपार्ट फ्रॉम एक्सप्रेस एंट्री। उसके बाद प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस इन एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशन। कुक्स की यहाँ पे बहुत डिमांड रहती है।
कंप्यूटर प्रोग्रामर्स एंड इंटरैक्टिव मीडिया डेवलपर्स। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिस्ट एंड कंसल्टेंट, ये भी टेक में आ गया। यूजर सपोर्ट टेक्नीशियंस, रेस्टोरेंट एडमिन ऑफिसर्स, ये वाली कैटेगरीज वो हैं जो ज्यादा इन डिमांड है। इसके अलावा भी हमारे पास और इंफॉर्मेशन आएगी जब ये चीज आउट इन द पब्लिक अनाउंस होगी। अभी के लिए हम यहाँ से गेस लगा सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को कि भाई हमारी इसमें कैटेगरी है कि नहीं। ऑल्दो दिस इज नॉट द फाइनल लिस्ट, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस ड्रॉप। तो ये चीज है कि फर्स्ट कैटेगरी तो यही आ गई कि जिन लोगों को किसी ऑक्यूपेशन में एक्सपीरियंस है, कैटेगरी बेस उनको इनवाइट किया जाएगा। Next जो कैटेगरी वो है ट्रांजिशनिंग इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स टू परमानेंट रेजिडेंट्स। आपको पता होगा कि जब कोविड-19 आया था तब टीआर टू पीआर एक स्ट्रीम आई थी टेम्परेरी टाइम के लिए, जिसमें बहुत ईजी सी रिक्वायरमेंट थी, जिसमें बहुत बच्चों की पीआर हो भी गई थी लेकिन बहुत रह भी गए थे। अभी जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उनके लिए टीआर टू पीआर वाली कोई चीज नहीं है। सो बिल C-19 में ये भी एक्सपेक्टेड है कि टीआर टू पीआर की तरह कुछ ऐसा आने के चांसेस हैं फॉर इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स। द रीजन बीइंग, क्योंकि इसके रीजंस हाईलाइट किए गए हैं बाय आईआरसीसी। पहला रीजन ये कि जो लोग ऑलरेडी कनाडा में हैं वो एम्प्लॉयर के लिए इजी है हायर करने, उनके पास स्टडी परमिट है, उनके पास वर्क परमिट है। पहला रीजन ये। दूसरा रीजन ये कि यहाँ की वो उनके पास एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, यहाँ का वर्क एक्सपीरियंस है, यहाँ की इकोनॉमी को वो सपोर्ट करते हैं, जिस चीज को कनाडा वैल्यू करता है। ऑफ कोर्स ये सेकंड रीजन है। थर्ड रीजन ये कि ऑलरेडी वो वर्किंग है। जो अगर आप किसी जॉब में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप किसी ना किसी तरीके से कनाडा की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं, और आप किसी लेबर शॉर्टेज अगर उस फील्ड में है तो आप उस चीज को फुलफिल कर रहे हैं। तो ये रीजन उन्होंने हाईलाइट किए थे व्हाई दे वांट टू फोकस मोर ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट टू हेल्प देम गेट द परमानेंट रेजिडेंसी थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स। तो नंबर थर्ड इज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स टू परमानेंट रेजिडेंसी। जैसे कि हमारी प्रीवियस कैटेगरी है जिसमें हमने बात की कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको मौका दिया जाएगा टू बिकम अ परमानेंट रेजिडेंट बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। ऐसी ही कैटेगरी है टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स के लिए। तो टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स जो हैं वो भी कनाडा की इकोनॉमी को किसी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, यहाँ पे टैक्सेस पे कर रहे हैं, और यहाँ के एम्प्लॉयर्स जो हैं उनकी स्किल शॉर्टेज को फुलफिल कर रहे हैं, राइट। सो उनके लिए भी कनाडा चाहता है कि ऑफ कोर्स उनको भी परमानेंट रेजिडेंसी के पाथवेज दिए जाए, राइट। सो ये थर्ड कैटेगरी होगी जिसमें टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स के लिए पीआर ट्रांजिशन होने के लिए थर्ड कैटेगरी क्रिएट की जाएगी। एंड द लास्ट कैटेगरी इज सिलेक्टिंग फ्रैंकोफोन्स और बाइलिंगुअल कैंडिडेट्स। फ्रैंकोफोन वो होते हैं जिनको फ्रेंच आती है, एंड बाइलिंगुअल वही कि आपको दो लैंग्वेजेस आती हों। कनाडा में दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश एंड फ्रेंच, और इस कैटेगरी में ये टारगेट किया जाएगा कि जो लोगों को फ्रेंच आती है उनको इस स्पेशल कैटेगरी में इन्वाइट किया जाए, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंगली अगर आपको फ्रेंच नहीं आती है तो आप फ्रेंच सीख सकते हैं। फ्रेंच सीखने से सिर्फ आप इस कैटेगरी में नहीं, फ्रेंच सीखने से आपका CRS स्कोर बहुत इंप्रूव होता है, आपके 50 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं अगर आपको फ्रेंच आती है। NCLC 7 आई गेस तो आपको क्लियर करना पड़ता है। सो अगर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, आपका स्कोर नहीं इंप्रूव हो रहा, तो फ्रेंच आप सीख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। अदर देन दैट अगर आपको फ्रेंच आती है देन यू विल बी एलिजिबल अंडर दिस कैटेगरी, जिसमें सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनको फ्रेंच आती है। तो आपका कंपटीशन इसमें बहुत कम होगा अगर टारगेटेड ड्रॉ होता है। अब बात करते हैं ओवरऑल। इसमें आपको ये पता लग गया कि ये जो सारे ड्रॉ हैं ये डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर बेस्ड है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स के लिए, और ऑक्यूपेशन बेस्ड और एक्सपीरियंस बेस्ड। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिसके ज़्यादा पॉइंट्स है उसको इन्वाइट कर लिया। जिसकी फील्ड की यहाँ डिमांड ज़्यादा है और जिसको उस फील्ड में एक्सपीरियंस है उसको इनवाइट किया जाएगा। मैंने इस चीज़ पे वीडियो डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे, उसमें मुझे बहुत क्वेश्चन आए कि सैंडी क्या इसका मतलब ये है कि अब CRS स्कोर का कोई मतलब नहीं रहा, अब CRS के बिहाफ पे इनवाइट ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है। टारगेट जो ड्रॉज हैं अगर ये होते हैं तो इसमें जो आपकी कैटेगरी है, जो आपका टारगेटेड ड्रॉ होगा, उसमें जिसका सबसे ज़्यादा CRS स्कोर होगा उसको इनवाइट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल ले लीजिए कि हेल्थ केयर में शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है तो हेल्थ केयर का ड्रॉ होता है, तो हेल्थ केयर में आपकी उस फील्ड में आपके CRS स्कोर ज़्यादा होने चाहिए, तो आपका हेल्थ केयर वालों का कंपेयर किया जाएगा CRS स्कोर। सो इसलिए CRS स्कोर की अभी भी उतनी ही सिग्निफिकेंस है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि 507 स्कोर चला जाएगा, क्योंकि टारगेटेड ड्रॉ होंगे। फ्रॉम स्प्रिंग इट इज एक्सपेक्टेड, तो मार्च से लेके मई तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ इंप्लीमेंट हो। इसके ऊपर जब नेक्स्ट अनाउंसमेंट आएगी, जब कैटेगरी फाइनलाइज हो जाएंगी कि इनविटेशन कैसे आएंगे, कौन कौन सी कैटेगरीज को डिवाइड किया गया है, आगे उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है,
उसके ऊपर जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी आई विल शेयर विद यू। एंड आई ऑल्सो गॉट द क्वेश्चन कि सैंडी क्या अभी आइल्स की जरूरत नहीं है, फ्रेंच वाली स्ट्रीम है? ऐसा नहीं है, वो कैटेगरी अलग है, वो फ्रेंच वाली कैटेगरी है। इंग्लिश वैसा ही रहेगा, इंग्लिश में आपको आइल्स एग्जाम देना है, जितना आपका आइल्स में स्कोर होगा उस हिसाब से आपका सीआरएस ज्यादा होगा, राइट। सो टारगेट यही करना है कि आपको कोशिश करनी है आपका सीआरएस स्कोर ज्यादा हो और उस बिहाफ पे आप अपनी कैटेगरी में एटलीस्ट टॉप कर सकते हैं। अगर आपका कैटेगरी में टॉप सीआरएस स्कोर होगा देन यू विल बी इनवाइटेड। सो आई होप दिस हेल्प्स गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि आगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। और जैसे ही कोई लेटेस्ट न्यूज आती है सबसे पहले मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करती हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। माई ID is Sandy Talks Canada. And if you have any question related to study abroad, career or life in Canada, you can also book one-on-one call with me. So that's it guys. Thank you so much for watching. मिलते हैं अगली वीडियो में. Till then, take care. Bye bye.